मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। सुनो, You are what you eat. ऐसा हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं कि जो लोग बन कबाब, बर्गर्स और गोलगप्पे और ये सारी चीज़ें खाते हैं वो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन वैसे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना आज हम एक अच्छी सी हेल्दी सी चीज़ खाएं, है ना? वैसे कहते तो हैं यू आर व्हाट यू ईट, बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाते हैं फिर भी इतना अच्छा लग नहीं रहा है। क्या पता अगर वो अच्छी चीज़ें ना खाएं तो उससे भी ज़्यादा थोड़े अजीब से लगे। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल, ये भी सही है। अच्छा, ये जितने भी हम इंस्टेंट नूडल्स कभी देख रहे होते हैं, बच्चों को हम खिला रहे होते हैं बड़े शौक से, बिजली के वो वाले नूडल्स जो 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अगर आप ऐसे हैं कि आपको इस तरह के नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऑनेस्टली बताओ मुझे हैं, तो मैं किसी को भी ये नहीं कहती ना खाएं, हाँ, लेकिन आप उनको हेल्दी बना सकते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पे अगर आपका खाना पकाने का चूल्हा जलाने का दिल नहीं चाह रहा, तो ये प्रिपरेशन मैं एक बताऊंगी, वो पहले से करके रख सकते हैं। हम बना रहे हैं नूडल सैलेड। नूडल सैलेड, इसका नाम नूडल सैलेड ज़रूर है, लेकिन इसमें नूडल्स बहुत कम ऐड करूंगी, बाकी सारी रंग बिरंगी चीज़ें मैं ऐड करूंगी। सारा जो हम इसमें कॉम्बिनेशन रख रहे हैं ना अनुषा, वो मेडिटेरेनियन कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, जिसमें खीरा है, शिमला मिर्च है, टमाटर है। अच्छा, अब देखो बिजली, ये वही सारी चीज़ें हैं, टमाटर है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं हमेशा, ठीक है? इसके हमने सीड्स निकाले, जूलियन कट कर दिया, तो लग रहा है जैसे ये कोई महंगी चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ है। एक टमाटर इस्तेमाल कर लें। तो ये जूलियट है, तो रोमियो का है इसका? जूलियन, जूलिया, रोमियो, ये रहा रोमियो शिमला मिर्च। ओके। अच्छा, साथ में खीरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, इसके साथ हम इसमें हरा प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्सली हम सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे, और जो सीजनिंग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नमक है, आखिर में ऊपर से मैं हल्का सा इसमें कोई फेरा चीज़, कोई टोफू, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेमन जूस, इनको ऑलिव ऑयल, और या तो करी पाउडर, अगर करी पाउडर ना हो कोई बात नहीं, रेड पेपर पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है नूडल सैलेड के लिए कि आप नूडल्स को किस तरह से बॉईल करके रखें। अच्छा, नूडल सैलेड का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि इट कैन बी अ प्रॉपर मील नाउ, नूडल्स भी आ गई हैं बिल्कुल साथ ही साथ, है ना? एब्सोल्युटली कि सिर्फ और सिर्फ उसका एपेटाइजर या इस तरह। ऑलिव ऑयल ज़रूरी है अगर हम घर का तेल डाल दें, पकवान तेल? देखो, ऑलिव ऑयल इसलिए ज़रूरी है बिजली की, ये उन चंद चीज़ों में से है जिसको हम सिर्फ नूडल्स को उबाल रहे हैं, हम किसी चीज़ को पकाएंगे नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपके घर में होना चाहिए। सैलेड अगर आप बनाएं, सारी चीज़ों को जान करें, और ऊपर से पहली बात ये कि शाइन अच्छी से आ जाएगी, वेजिटेबल्स और ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से लगेंगी, और ड्राई फील नहीं होगा। आपको पता है अगर आप सिर्फ सब्जियों को मिला के एज इट इज रख देंगे ना, तो बिजली खाया ही नहीं जाएगा, फिर हम कहते हैं ना घास फूस कैसे खाते हैं लोग। तो आप ऑलिव ऑयल उसको खाने के काबिल बनाता है, और उसको और ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी करता है। अच्छा सुनो, कश्मीर की कली तुमने अपनी उबालियाँ उतार दी, आज कुछ और पहना है? जी, मैं तो 2 दिन से पहन रही हूँ। आपको आज नजर पड़ी है? बाजी कश्मीर की कली को बड़े ना नजर आ रहे थे ना, मैंने कहा कहीं मुझे नजर ना लग जाए, वाकई नजर लग गई है। देखिए मेरा हाथ जल गया इस चक्कर में कश्मीर की कली के होने पर, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं अभी नहीं पहन सकती जब तक मेरा थोड़ा। बिजली कितना बुरा हाथ जला है। वैसे आप कभी भी पता है अच्छा आप 1 मिनट चुप हो जाए, मुझे और अनुषा बाजी को भी बोलने दिया करें, आप हमें बोलने नहीं देती। देखें बाजी, अनुषा मैं इससे ज़्यादा चंगा पका सकती हूँ। आप एक काम करें बाजी, आप जो है ना बाहर से थोड़ा सा लीमू लेकर आएंगी, मैंने ना ये काट के इसमें खुद डालना है। नहीं मेरी इनकी रेसिपी है, तुम इसको बस ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना। नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा बाजी, अनुषा आज तो आपने इधर आइए। अब आयशा बाजी, नहीं फ़ोन नहीं, इधर नहीं लाए। आप ऐसा करें, वहाँ चले जाए, वहाँ से आप मेरा एक काम कर दें, वो आपकी बड़ी मेहरबानी। जी 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 जी। हाँ बाजी, ये नुशा क्या हो रहा है ये हो ये रहा है कि आप मुझे ये बताया आज हमारा टॉपिक क्या था, जो आपने सुबह आते से बाजी आयशा को खाने पे लगा दिया। इतने भी भूखे नहीं, कल रात मैंने 2, 3, 4, 5 आर्टिकल्स पढ़े हैं कि वाकई में जो आप खाते हैं वो आप हैं, जो आप पीते हैं वो आप हैं, जो आप सोचते हैं वो आप हैं। तो मैंने सोचा कि हम अच्छा खाएंगे, खूबसूरत चीज़ें खाएंगे। तो आयशा मैंने सुबह ही ना किचन में 2-3 अपनी सब्जियां निकाल ली हैं, क्योंकि हफ्ते में 3 से 4 से 5 दिन मैंने फ्रेश सब्जी खानी है। क्या हो गया? वेजिटेबल्स आ गई। मिल गया मेरा, ये देखो। अच्छा अब नूडल्स को बिल्कुल भी ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है। नूडल्स को
इस तरह से हम इनको छानेंगे और इसके बाद छानने के बाद इनको ठंडे पानी से बेशक आप निकाल लें। ठंडे पानी से निकालने के बाद यू कैन स्टोर देम, जब भी बनाने का दिल चाहे सारी चीज़ें सिर्फ मिक्स करनी है एंड इट इज़ डन। निकालेंगे बड़ी आसानी से एंड ऐसे भी बड़ी आसानी से आप इसको जो है वो, तो मगर ये पकड़ो तो प्यार से, ध्यान से, आराम से। अच्छा, इस स्टीम को ना आपने बचाना है, ना अनुषा की तरफ आए ना मेरी तरफ आए, उस तरफ जाए। तो दिस इज ऑल्सो अ टिप। ये भी एक टेक्निक है। ये भी एक टेक्निक है। जबरदस्त। इसको हम ठंडे पानी से निकालेंगे बाद में, इसको अभी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जब भी आप इस तरह से गरम गरम नूडल्स को निकालें ना तो उसको फैला दें। और अब हम तैयार करेंगे सारी चीजें, जो मेन खाने वाली चीजें जिसमें हम बाद में What you are is what you eat। Yes, हमारी मेहमान भी absolutely। आने वाली हैं आज, एक बहुत ज़बरदस्ती मेहमान आने वाली हैं जो बहुत कुछ हमें बताएंगी। बाय द वे, खीरे छिलके समेत, अगर आपको हेल्दी खाना है तो सारी चीज़ें जिनके छिलके एडिबल हैं उनको प्लीज़ रिमूव नहीं करें। ठीक है। साथ में अच्छा ये वाला व्हाइट लोबिया है जो हम घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, इसका आपने करना है इस्तेमाल। ये आप ऐड कर देंगे हाफ कप। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्ची। एंड बाय द वे अनुषा, ये इतनी एक सस्ती किस्म की सैलेड है, मैक्सिमम 300 रुपये में बन जाएगी बिकॉज शिमला मिर्ची है, इसमें लोबिया है। वक्त कब आएगा? ये 250 रुपये में, 300, 450, हार्डली 300, हार्डली 300 में कितने लोग खा सकते हैं आयशा? इसको आराम से अगर हम तीनों खाएं तो हम अमल को भी बुला सकते हैं वैसे, है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाएंगे, या अगर पेट भरना है तो 3 लोग तो परफेक्टली आराम से खा सकते हैं। और भी उसके साथ हैं तो फिर 4 लोग नहीं हो सकेंगे, वो चले जाएंगे तो हम खा लेंगे, उनको खिला देंगे। हम तो खाते ही रहते हैं, हम तो रोज खा रहे होते हैं। अच्छा, हरे प्याज का इस तरह से हरा वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे, जूलियन कटा हुआ। ये सारी हमने इसमें मेन चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसकी मैं बनाऊंगी एक अच्छी सी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी ड्रेसिंग जो कि किसी भी सैलेड को मज़ेदार कर सकती है और बुरा भी बना सकती है बाय द वे। ठीक है। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भर के 1 खाने का चमचा। लेमन जूस फ्रेश लेमन से निकला हुआ भर के 1 टेबल स्पून। जबरदस्त। साथ में हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज यू ईटिंग समथिंग हेल्दी, तो आपको सोडियम वैसे भी कम इस्तेमाल करना चाहिए करते करते। आहिस्ता आहिस्ता करके आदत अपनी डेवलप कर लें, कम से कम नमक। एंड अगर करी पाउडर हो अच्छी बात है, करी पाउडर ना हो कोई बात नहीं, आप इसमें हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बगैर भी हो सकता है? उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन पता है लाल मिर्च से क्या होगा? तुमने कभी जो सड़क पे मिलता हुआ भुट्टा होता है वो खाया है? हाँ। So वो लाल मिर्च एंड लेमन का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स इट। मतलब लाल मिर्च, नमक और लेमन, दैट्स इट। ओफ, वैसे क्या याद दिला दिया, दिल कर रहा है भुट्टा खाने का। इस मौसम में क्या क्या खाएंगे ना? हाँ, बहुत कुछ खाएंगे। ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है? ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक हो ही चुकी है तकरीबन। क्या करना है? ओके, मैं दिखाएं, मुझे जरा चेक कराएं सर। क्या आप चेक करा रही हैं? मैं देखूंगी कि ये आपने कैसे। नूडल सैलेड तकरीबन हो चुका है तैयार। नूडल को हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। यस, मिक्स मिक्स मिक्स, टॉस 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 टॉस। ये सारी ड्रेसिंग ऐड कर दी। ड्रेसिंग हमेशा सैलेड की सबसे आखिर में ऐड करी, जैसे आपने सैलेड पहले बना के रखनी भी है। और आपने इसमें हम चाहें तो प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन एक तरह से ऐड किया हुआ है, बीन्स तो किया। हाँ, लेकिन अगर आप चिकन ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ चिकन इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे इसको ठंडा सर्व करना है। अगर आप चिकन ऐड करना चाहती हैं तो फिर बॉइल्ड चिकन ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा मसाले वाली नहीं, फिर वो उसका ना ठंडे के साथ कॉम्बिनेशन मज़े का नहीं बनेगा। अच्छा, और सैलेड्स ना बिजली जितने फ्रेश होते हैं उतना अच्छा होता है। इनको हीट करना, रीहीट करना, और फिर जो तुमने कहा कि ठंडा सा, तो वही बेहतर है। और जो लोग अपनी वेट कम कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही चंगा हो गया। आज तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक और डिश बन गई। अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो जितने इसमें नूडल्स मैंने ऐड किए हैं इससे भी बहुत कम आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ नूडल्स का एक आप टच दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम पहले इसको करेंगे अच्छा सा सर्व। जूलियन मैंने सारी चीज़ें इसलिए काटी हैं ताकि एक डिफरेंट सा लुक आए इसमें। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर मैं इसमें पार्सली लगाऊंगी, ऊपर से थोड़ी सी फेटा चीज़ ऐड करूंगी। ज़बरदस्त। एंड देयर यू गो। हाँ, मैं थोड़े से रेड डालें ऊपर। यस, रेड ब्रेड से इसको मैं भरूंगी। थोड़ा सा नूडल्स भी हम ऊपर से ऐड करेंगे सो दैट पता चले। थोड़ा सा इसको हम सही से सर्व करेंगे। ज़बरदस्त। एंड सम चीज़, उप्स, लाइक दिस। अच्छी तरह से इसको हम अटैच कर देंगे ऊपर। इसको स्क्वायर, अच्छा ये बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी डेलिकेट होती है, मुंह में जाते ही लिटरली
घुल जाती है। घुल जाती है, ये भी सही है। 1 लेमन, सम पार्सली, ये तकरीबन। And और this आज न्यूडल is- सैलड भी हमने यहाँ पे बना लिया है, क्योंकि वाकई में कहते हैं अच्छा खाओगे तो अच्छा लगोगे और अच्छा फील भी करोगे। बिल्कुल। और लोगों And की हमारे- स्किन, बाल, ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ वेट लॉस ही अच्छा दिखना नहीं होता, लेकिन जो लोग अच्छा खाते हैं उनकी ओवरऑल एक आपको नजर आता है कि स्किन ग्लो कर रही है, स्किन ग्लो कर रही स्किन है, बेहतर हो रही है, बाल अच्छे हो रहे हैं। ये कि हो क्या रहा है, पता चलता है वो सारी सब्जियां जो हम रोज मेहनत करके खा रहे होते हैं। एब्सोल्युटली खुश रहते हैं वो लोग, लाइट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील नहीं करते, सुस्त नहीं होते वो लोग। सो अच्छी सब्जियां खाएं, अच्छी सी सैलड्स बना के खाएं, लाइट रखें अपने पेट को, लेकिन साथ ही साथ ऐसी चीज़ें डालें जिससे हमको फ़ायदा हो। या कहते हैं ना, मेरी एक आध दोस्त है जो खाती बहुत है लेकिन वो सिर्फ अच्छा खाती है, तो ऐसा नहीं कि कम कम खाऊं और खाली रखूं पेट, लेकिन जब खा रही होती तो सब्जियां, फ्रूट्स, वो। मैंने तो ये रख दिया, मैं ये खुद खाऊंगी, अकेला गरम करके है मैंने कौन सा रखा है? ये इस पर ठीक। सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? बाजी मैं खाना गरम कर रही हूँ माइक्रो में। मैं ये नया माइक्रो लेकर आई हूँ। अनुषे, अभी तो हमने कुछ दिन पहले याद है हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि माइक्रो ओवन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन कन्वीनियंट कितना है, 1 सेकंड में खाना गर्म हो जाएगा। हाँ बाजी जी, हमें तो टाइम ही नहीं लगता। अब फ्रीजर में से मैं, बाजी मुझे अनुषा रात में कहती थी ना, जा बिजी जाके मुझे खाना निकाल के दे। मैं फ्रीजर में से जमा हुआ खाना निकाल के बैठी हूँ और ठंडा हो तो फिर मैं उसको गर्म करूँ, थोड़ा सा पिघलता था, पानी डालती थी, फिर मैं इसमें कितना जल्दी हो जाता है। देखो जल्दी तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, तुम्हें पता है इसकी जो आई एम श्योर यू नो। मगर देखो हम सारे नुकसान जानते हुए भी सिर्फ इसलिए माइक्रो ओवन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमें लगता है ठीक है कन्वीनियंट है, जल्दी हो जाएगा। सो आई रियली हैव सम टेक्निक्स के जल्दी और भी तरीके से काम हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अच्छा मैनेज करें। व्हाई? क्योंकि माइक्रो का इस्तेमाल मैं भी करती हूँ, कभी आप भी करती हैं, अनुषा भी करती है, लेकिन नाउ इट्स द टाइम टू से नो टू दिस। व्हाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हो जाएगी, मुझे पता है इसमें कुछ रेडिएशन और कुछ कैंसरस, बिल्कुल, लेकिन अक्सर लोग ये भी मेहनत रोज खाना गर्म करना इतना सा, क्योंकि उसके बड़े एडवांटेजेस भी होते हैं। वो मेहनत कैसे करते हैं हम बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माइक्रो ओवन इतना बुरा क्यों है आपकी सेहत के लिए। जब रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू कोई खाना पकाया जाता है तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जितना अगर ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी हद तक हट जाए और जो सन नुकसान देता है आपकी स्किन को, वो नुकसान देता है ये माइक्रो ओवन में पका हुआ या गर्म हुआ हुआ खाना आपको। सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। और सबसे बुरी बात ये होती है अनुषा कि फिर हम इतना इस पर डिपेंड करते हैं कि हम इस पर वो चीज़ें भी पकाने लग जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं माइक्रो ओवन से। उसमें मिल्क है, आपको पता है मिल्क में जितनी भी उसकी न्यूट्रिशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है जब वो माइक्रो ओवन में जाके गर्म होता है। वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से सिर्फ एक ही चीज़ को गर्म कराता है, आपका प्लेट इतना गर्म नहीं होता, कभी कभी प्लेट बहुत गर्म हो जाता है, खाना ठंडा रह जाता है। एब्सोल्युटली, लेकिन है तो उसमें कुछ ऐसे रेज हैं। हाँ, और ये जो सारी मॉलिक्यूलर जितने भी रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से जिन भी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है वो भी बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो प्रोटीन का मतलब तो ये हुआ चिकन, बीफ, मटन, जो चीज़ें आप इसमें गर्म करें। और माइक्रो से जो खाने लगाता है ड्राई नहीं लगता तुम्हें, थोड़ा सा यूं मुरझाया हुआ ओवरडन हो जाए तो और ही जैसे आप मुरझा के आप मेरे ऊपर कर रही हैं, ऐसे बोटियां आपके ये साइड पे यूं करके गिर रही होती सूख जाती है, लेकिन कन्वीनियंट भी है बिल्कुल। 1 मिनट के अंदर अंदर खाना गर्म, जितना ठंडा हो डिफ्रॉस्ट भी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोसेस काफी क्विक होता है, खाना गरम अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, जल्दी हो जाता है। उनमें से कुछ चीज़ें पक भी जाती है, लेकिन मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ। वो ये कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके फ्रीजर में एक सालन रखा हुआ है जो कि आपको पता है कि आपने गर्म करना है, फॉर इंस्टेंस आपने कल वो खाना गर्म करके खाना है, आपने प्लान किया हुआ है, तो उस रात को वो खाना निकाल के फ्रिज में रख दें एक प्लेट के नीचे, ताकि अगर वो जो है वो थॉ होने के बाद उसका पानी निकले खराब भी नहीं होगा। तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम हो, जो हमारे पास नहीं है, तब फिर अच्छा है कि आप निकालें, चूल्हे पे खाना गर्म करें, सिर्फ चूल्हे पे ही गर्म करके खाएं और माइक्रो में खाना ना जाए। बिजली चलो तुम्हारी सैलरी में कुछ 4.5 रुपए बढ़ा देती हूँ, अब तुमने सारा खाना जो है ना वो चूल्हे पे गर्म करना है। अच्छा, माइक्रो उसमें भी टिप्स है, उसमें भी थोड़ी सी आसानियाँ। माइक्रो देखते हैं क्या करें माइक्रो का। देखो टिप्स ये हैं कि जब आप सोचते हैं कि अच्छा खाना गर्म होने में देर लगेगी, आप कोई और काम भी साथ में कर रहे हैं, पहली टिप ये है कि अगर आप कोई वॉक, पतीली, किसी भी चीज़ में गर्म करें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको उबलने के लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा कि पानी उबलता रहेगा और वो डिश आपकी गर्म हो जाएगी। तो जब वो डिश गर्म हो जाएगी उसमें आप सालन डालेंगे, उसके बाद आपको कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू कि आप फ्रॉम द स्क्रैच सालन गर्म करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्टीमर मेरे पास है, मैं आज आपको दिखाऊंगी कि वो स्टीमर में आप किस तरह से आसानी से चीज़ें गर्म कर सकते हैं।
और स्टीमर में लिटरली, और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं अनुषा जो स्टीमर में कप केक्स तक बेक करते हैं, क्या क्या नहीं करते। बिल्कुल सही है। स्टीमर हमारे पास है जो कि स्टीमर के नाम से ही है, लेकिन आप घर में भी आसानी से स्टीमर जो है वो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो एक छन्नी होती है वो रखें किसी वॉक पे, नीचे पानी रखें, ऊपर ढक्कन रखें, आपका स्टीमर। वैसे सही कह रही है आयशा, क्योंकि हमने हमेशा बचपन से ये भी सुना है कि जब माइक्रोवेव में आपका खाना गर्म हो रहा है तो आप करीब भी ना खड़े हो, करीब भी ना खड़े देखें भी मत, क्योंकि आपकी आंखों को भी असर हो सकता है। तो सोचिए अंदर क्या हो रहा है। और अंदर हम शौक से देख रहे होते हैं कि अच्छा, खास तौर पे वो जो कन्वेक्शन वाले होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि अच्छा अब चिकन जो है उसको ग्रिल हो रही है, राउंड 2 के लिए भी भेज देते हैं क्योंकि वो इवनली गर्म नहीं हुआ होता। दैट मींस मजीद उसमें रेयर्स जा रही हैं, उसमें मजीद उसमें रेडिए और कैंसरस सेल्स जो है वो आपके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जब आप माइक्रोवेव का खाना खाते हैं। तो सोच के मुझे डर लग रहा है। ये सोच के क्या, मैं तो डिब्बे के ऊपर आप ध्यान देती हूँ। आप एक काम करें, आप देख लें, मैं जरा डिब्बे को देखती हूँ। सालन मैंने गरम करने के लिए गरम कर लेती है ना। तुमने मुझे माइक्रोवेव के बारे में डरा दिया है। तो और इतने सारे तरीके हैं ना अनुषा। माइक्रोवेव अब मैं लूँ या ना लूँ? वैसे हाँ, ये सोच सकते हैं आप जब भी जिंदगी में सोचते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट आपको होता है अप्रोच अवॉइडेंस वाला कि मैं ये काम करूं या मैं ये काम ना करूं, तो फिर आप फैक्टर्स मेरे ख्याल से काउंट कर सकते हैं कि फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। बिल्कुल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हर चीज़ की होती हैं। मेरे ख्याल से हम चल के जल्दी सी चीज़ देखते हैं जिससे मुझे पता चल जाएगा कि लेना चाहिए माइक्रोवेव या नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा तस्करा तो करते हैं कि मैं माइक्रोवेव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमारे नए सेगमेंट में लूँ या ना लूँ, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। ओके, जी लूँ ना लूँ, जल्दी से मैं अपना टैबलेट तो ले लूँ पहले। हाँ, ये तो तुम लो। टैबलेट ले लेती हूँ क्योंकि इसमें सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आप लोगों के आगे शेयर कर सकूंगी। तो बिल्कुल माइक्रोवेव हम सब दुकानों में जाते हैं, जहेज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़िंदगी यकीनन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि आप लोगों को हमेशा प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर बता दिया करें, फिर हम लोग आप लोग मिलके खुद फैसला कर सकते हैं कि ठीक है फायदे ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बाजी माइक्रोवेव तो बड़ा महंगा होता है, हम लोग तो नहीं यूज़ कर सकते। पहला नुकसान महंगा होता है, ठीक है, हर कोई ले नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, पहले नुकसानों की बात कर लेते हैं। नुकसानों की बात करें पहले, फायदे नुकसान का कर लें, नुकसान का। ठीक है, नुकसान करते हैं। हाँ, सबसे पहला नुकसान ये कि महंगा बहुत है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, रेडिएशन की वजह से बहुत सारी ऐसी रेज होती है जो कि कैंसर डेवलप कर सकती हैं। नंबर 4 वो नंबर 3 नंबर 3 था ये, और नंबर 4 अब बता रही हूँ ना मैं। बताओ। अच्छा, नंबर 4 नुकसान ये है कि इसमें आप वो चीजें नहीं बना सकते जिसको आपको क्रिस्पी या क्रंची करना हो। फ्राई नहीं कर सकते। फ्राई, हाँ बिल्कुल फ्राई नहीं कर सकते। नंबर 5 कि आप इसमें केक्स अच्छे नहीं बना सकते। अगर आप केक्स इसमें बनाएंगे तो बेकिंग के लिए नहीं है ना। हाँ, बेकिंग के लिए नहीं है, वो कन्वेक्शन वाला होता है, उसके अलग अलग नुकसान होते हैं, वो और ज्यादा महंगा होता है। तो इस वक्त हम नॉर्मल माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं जो सिर्फ रेडिएशन के प्रोसेस से पकाता है, उसमें केक बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। अच्छा, उसमें एक मैंने ये भी देखा कि लोग चरखा बना रहे होते हैं और टिक्का बना रहे होते हैं, वो बताएं। अच्छा, वो तो सेहत के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको वेव्स की बात बताई। इसको सिर्फ बेसिक खाना गर्म करने के लिए अगर इस्तेमाल करें वही ठीक है, पकाने का सीन पकाने का और इवन अनुषा खाना भी गर्म करने का, जैसे भी मैंने बताया कि प्रोटीन वाली चीजें, कैल्शियम वाली चीजें ऑलमोस्ट 0% हो जाती है उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर आप उसको कंपेयर करें नॉर्मल गर्म करने से। बिल्कुल सही है, तो फिर इसका मतलब मेहनत तो करनी होगी और आप यहाँ पे करें। अच्छा, कहते हैं कि अनइवन एक तो तरीके से भी हीट होता है ना, अगर आप लजानिया डालें आपको लगेगा ऊपर से गर्म है अंदर से ठंडा है। अंदर से ठंडा, जैसे हम शामी कबाब फ्राई करते हैं, आलू चाप फ्राई करते हैं, तो ऐसे लगता है कि ऊपर से गर्म हो गया, नहीं अंदर से अभी तक कच्चा है। एब्सोल्युटली। एक और अच्छा, एक और इसका नुकसान ये है कि यू हैव टू बी रियली सिलेक्टिव कि आप इसमें किस चीज में रख के उसको गर्म करें। उसके कंटेनर्स, चले प्लास्टिक में तो वैसे भी गर्म नहीं करना चाहिए, मगर माइक्रो ओवन के जो कंटेनर्स हैं वो भी अलग है, तो आपको खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस भी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे। एक बार फिर टाइम बहुत जल्दी आपका रिड्यूस कर देता है, ये बड़ी आसानी हो जाती है। फिर जाहिर सी बात है, ये चीज़ें स्टोव वो ठीक है, लेकिन बड़ा आसान प्रोसेस झंझट नहीं है, बड़ा कन्वीनियंट। प्लेट डाला, निकाला, नम 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 खाना शुरू कर दिया, 2 सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ हो गई। फिर हीटेड फूड जो आपको डिफ्रॉस्ट करने पड़ते हैं वो भी जल्दी से डिफ्रॉस्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, आप उसको थोड़ी सी देर रखें, यहाँ वहाँ घूमे फिरें, वो भी तैयार हो जाता है। और फिर प्रेशर कुकर के मुकाबले में बेहतर है, न्यूट्रिएंट्स फिर भी थोड़ी बहुत 19-20% तरह जाती है।
प्रेशर कुकर से बिल्कुल आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाती हैं। ठीक है, ओके, क्या सही है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करती, मगर होगी क्योंकि प्रेशर कुकर के बेसिकली मेथड से रेडिएशन एटलीस्ट कॉज नहीं होती है, चीज़ों को ओवर कुक कर देता है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में चीज़ को ओवर कुक ना भी करें, वैसे भी करें तो थोड़ी थोड़ी रेडिएशन इज बेटर देन हैविंग सम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ठीक है, इट्स वन ऑफ दोस कंपैरेबल थिंग्स। और एक और चीज़ जो कि हमने नहीं डिस्कस किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है खासतौर पे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, वो ये है कि जब हम खाना पकाते हैं तो गैस का इस्तेमाल करते हैं, गैस का बिल कम आता है, एंड माइक्रो ओवन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो वेल इवन आउट हो जाती हैं चीज़ें। कुछ ऑल्टरनेट मेथड्स की तरफ चलते हैं। अगर हम माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो क्या करें? सबसे पहला डर खवातीन को ये होता है कि अगर मैं खाना फॉर इंस्टेंस सालन रखा है माइक्रो में और मैं कहीं चली गई 2-4 मिनट के लिए तो वो एटलीस्ट जलेगा नहीं, विच इज़ ट्रू। अगर आप स्टीमर का इस्तेमाल करेंगे तो भी जो भी सालन आप गर्म कर रहे हैं वो जलेगा नहीं, एंड दैट इज़ ट्रू एज वेल, क्योंकि हम डायरेक्ट आंच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वाई? ये हमारे पास स्टीमर है। अगर आपके पास स्टीमर ना हो कोई बात नहीं, आप एक बड़ी सी पतीली लें और उसमें एक छन्नी आप ऐसे अटैच कर दें कि छन्नी की जो साइड्स है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है? और उस छन्नी के ऊपर अब एज इट इज सालन नहीं रखेंगे, लेकिन कोई भी उसमें ऐसा बोल हम रखेंगे जो कि ज़्यादा हीट की वजह से टूट फूट ना जाए, जिसको हम बेसिकली अवन में भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से रखा, इसमें आप सालन रख देंगे और उसके बाद इसको बेशक कवर ना करें, एज इट इज इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। कांच का बोल ठीक है? हाँ, ये वाला कांच का बोल इसलिए सही है बिकॉज ये नॉर्मल कांच नहीं है। ये जो कांच हम इसमें इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली पायरेक्स है। तो पायरेक्स से होता है वो प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक में तो आपने हीट करना है ही नहीं, प्लास्टिक में तो आप भूल जाएं कि प्लास्टिक का खाने की सर्विंग से या खाने के गर्म करने से कोई ताल्लुक है। नंबर 1। नंबर 2 ये, अच्छा एक तो इससे नहीं चलेगा, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम आसान बना देते हैं। आसान हम ऐसे बनाते हैं कि इसको हम प्लेस करते हैं फिलहाल साइड पे, ठीक है, एंड यहाँ पे ले आते हैं एक तवा, ठीक है, बिजली ये वही तवा है, रोटी छोटी पराठे वराठे, ठीक है, ये आपने रखा, इसके ऊपर एक कोई भी पतीली वॉक कुछ भी रख दिया, उसके अंदर आपने सालन ऐड किया, ढक्कन लगा के आप काफ़ी देर के लिए जा सकती हैं। बिकॉज अगर ये नॉर्मल सालन होता जो कि मैंने इस तरह से रखा होता, मतलब सिर्फ यही है कि देर में जल्दी चाहिए खाना। मेरा इस पे भी एक सवाल है, ये नॉन स्टिक है? नॉन स्टिक है। इसमें भी पकाने में भी आपको मैं बता दूं कि ना कोई मसला होता होगा, इसमें भी कुछ वो होते हैं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल किया है बिजली ने। वो ये है कि अगर आप इसमें स्टील का चमचा चलाएंगे, जब इसकी ये वाली आपको दिखाई दे रही है, इसमें शाइन है अभिषेक, तो ये जो शाइन दिखाई दे रही है मैं तुम्हें अभी दिखा देती हूँ। बिजली, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है तुमने। शाइन दिखाओ, जब तक मैं और चीजें दिखा रही हूँ। की बात कर रही हूँ। तुम्हारे गांव में जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं वही चंगा है। मैं तो भाई लकड़ी पे ना खाना वाना पकाती हूँ। जब भी आप नॉन स्टिक पैन लें उसके साथ थोड़ा सा खर्चा एडिशनल कर लें इस किस्म के स्पून्स को लेने का, ठीक है? ये स्टील के नहीं है, ये मेटल के नहीं है, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी एक लैमिनेशन वाली कवरिंग लगी हुई है जो कि खुरच नहीं पाएंगे, आप इससे पतीले को खराब नहीं करेगा, ठीक है? और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी भी स्टील से, मेटल से, इस तरह के चमचों से जो हमारी कवगीर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिजली, और उसको जब हम ऐसे रगड़ते हैं ना तो ये जो फिर एक कवर हट जाता है, देन इट बिकम्स रियली बैड फॉर योरसेल्फ। अच्छा, अगर हम लकड़ी का चम्मच यूज करें इसके अंदर तो भी अच्छा है। लकड़ी के चमचे के बारे में वैसे लोग कहते हैं कि उसमें चीजें लगी रह जाती है, बट एटलीस्ट आपके पैन को खराब नहीं करेगा। तो अभी हम पैन के खराब की बात वो बात कर रहे हैं। तो लकड़ी के चमचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से। कम ज्यादा इस्तेमाल करें, फेंक दिया करें हर महीने 2 महीने में, लेकिन लकड़ी का चमचा इस्तेमाल। लकड़ी का चमचा अगर टूट जाए फौरन आप उसको डिस्कार्ड कर दें, फिर नहीं इस्तेमाल। लेकिन मैं आपको सबको एक छोटी सी टिप दूंगी, मैं भी सीख गई हूँ आपसे। बाकी जब भी आप लोग खाना पकाए ना, स्टील के में पकाए या इसमें पकाए, किसी में भी लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। लोहे के चम्मच से जब आप पकाते हैं तो उसका जायका खराब हो जाता है। लकड़ी के चम्मच से आपके खाने का जायका भी चंगा रहता है। जबरदस्त, ठीक है जी, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। और हर 2 महीने के बाद वो चेंज। इसका मतलब है कि अगर लकड़ी तो नहीं, लेकिन मिट्टी के अगर बर्तनों में भी खाना बनाया जाए, हमारी हांडी-शांडियां बनती हैं बर्तनों में, एब्सोल्युटली उसमें भी बना सकते हैं। और हमेशा एक वक्त पे इतना बनाना चाहिए कि आप खाएं और वो खत्म हो, फ्रिज में कम ही सामान जाए तो उसको रीहीट होने की जरूरत ही ना हो। ये भी कहने में आसान है, करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये कहते हैं ना कि बेशक आप सिंपल खा रहे हो लेकिन फ्रेश खाइए। रोज कोई इतना एलाबोरेट आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दाल चावल सब्जी हो, इतना हो कि हम एक दफा खाएं। एक दिन में डीफ्रॉस्ट करने के बारे में एक और चीज़ भी मैं बताऊं अनुषा, कि अक्सर हम लोग इसलिए भी कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ डीफ्रॉस्ट करना है। डीफ्रॉस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया कि फ्रीजर से वो चीज़ आपको पता है आपने कल वो बनानी है, निकाल के रख दी। अच्छा, एक और चीज़, अगर इतना टाइम नहीं है कोई बात नहीं, आप क्या करें, पानी को हल्का सा नीम गर्म करें, उसमें वो चिकन वो मीट ऐड कर दें। अब आपको पता है सर्दी का मौसम है, जैसे ही वो ठंडी ठंडी चिकन आप उसमें ऐड करेंगे वो पानी ठंडा हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी चेंज कर दें। अगर आप 15 मिनट तक पानी चेंज करेंगे तो बहुत जल्दी से ना चिकन जो है वो डीफ्रॉस्ट होनी शुरू हो जाएगी। एंड एक और चीज़, बहुत सारी टिप्स हैं,
वो ये है कि जब आप चिकन को फ्रीज करें, हमें बता देना चाहिए आज पेपर कॉपी लेके बैठे हैं। ये वाकई बड़ी यूजफुल टिप है कि अगर आप चिकन को फ्रीज करें तो एक चिकन के ऊपर एक रख के गोल सी उसकी शेप बना के कभी भी फ्रीज ना करें। चिकन ले, एक ट्रे में बिछाएं, उसको इस तरह से ना लाइक स्टैक बनाएं। उससे क्या होता है कि जब वो पानी में जाती है तो फौरन जल्दी से वो थॉ हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड टिप। बाजी आप जल्दी बना देंगे। सवाल करना है। नहीं आप ब्रेक ले लो। ठीक है, टिप से नहीं डन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि खाना जितना भी अच्छा बनाए, अगर आप कहते हैं हेल्दी है, ये है, ऐसा है, तो अपनी यूटेंसिल्स का जिस प्लेट में या जिस बोल में, जिस वॉक में, जिस हांडी में आपका खाना पक रहा होता है वो उतना ही ज़रूरी है। जो चम्मच इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिस माइक्रोवेव में, जिस अवन में वो हीट हो रहा होता है, वो मतलब कि अच्छी चीज़ें बनाई और अगर गलत यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया तो फिर आपका जो मकसद है वो थोड़ा सा किल हो जाता है। बिल्कुल, ये तो हमने गलती कर ली कहीं ना कहीं। और आई थिंक ये होना भी चाहिए अनुषा, इसलिए क्योंकि किचन जो है वो आपके घर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह इसलिए होती है कि बीमारियां, ये सारी चीज़ें वहाँ से जनरेट भी हो सकती हैं, वहाँ जाके लाइक ख़त्म भी हो सकती है। फिर कहवे भी हम वहीं जाके बना रहे होते हैं, लेकिन साफ सुथरे हो, कम बर्तन रखें। और एक और बात कि जब जैसे हमारी बिजली जब अक्सर बोल रही होती है कि बाजी महंगाई है, तो उसको आप मैनेज इस तरह करें कि कम बर्तन रखें एंड साल बेशक चेंज 2 साल बाद चेंज कर ले, बजाय इसके कि एक बार आप जज्बात में आके पूरा एक सेट ले ले जिसमें कोई 20 किस्म की पतीलियां। क्योंकि जब मैं थाईलैंड वगैरह गई थी तो मैं देखती हूँ कि वो लोग एक वॉक में बहुत कुछ पका लेते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ निकाल कर आते हैं। चलो हमारे यहाँ वो है, एक स्पेशलाइजेशन है, लोगों को शौक भी है, कुकिंग बहुत ज़्यादा घर में हम अपने खानों को बहुत एंजॉय करते हैं। सालन के लिए कुछ और चाहिए होता है, चावल के लिए कुछ और चाहिए होता है, लेकिन वो फेवरेट्स अपने रखा करें। एंड दैट्स इट। 5 मैक्सिमम, डिपेंड करता है आप लोग कितने लोगों के लिए खाना बनाते हैं। और मेरी वालदा हमेशा अपने यूटेंसिल्स का बहुत ख्याल रखती थी, ताकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ कि जले नहीं हो, टूटे नहीं हो, बिल्कुल वो ऐसे पिघल ना रहे हो, जैसे प्लास्टिक के चमचे, वो फिर दे दें नया। बिल्कुल नया ले, हैंडल बदलवा लें। बिल्कुल। और अनुषा, जब हम कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रीन और रेड कलर के हो जाएंगे जब हम इस तरह की कोई सब्जी खाएंगे। लेकिन मुझे याद है कोई चुकंदर का जूस रोज मेरा दोस्त पीता था तो बिल्कुल उसका चेहरा जो था लाल हो गया है ना, कहते तुम लग रहे हो चुकंदर रोज का खून। बहुत ज्यादा तो सच है, यू आर व्हाट यू ईट, एज इन कि जो आप अच्छा खाएंगे उतना ही अच्छा लगेंगे। इसलिए आपको पता है मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग खाने की बातें किए जा रही हैं, खाने की बातें किए जा रही है, बर्तनों की बातें किए जा रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जो इतने बर्तन आपने बता दिए हैं वो तो आपको सब बता दिया, लेकिन अब तुम्हें एक बात बताऊं कि आप जो खाते हैं ना, आप वो हो जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। तो अगर मैं आलू पराठा खा रही हूँ तो लोग मुझे पुकारेंगे ओहो आलू पराठा आ गया, ये बोलेंगे हम। लेकिन ऐसा तो होता है ना, जब कोई थोड़ा जिसका वजन ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो लोग ज़रूर ये हमेशा कहते हैं तुम्हारी डाइट की वजह से जो तुम खा रही हो इसलिए ये हाल हो रहा है। निकनेम से दूसरे को अक्सर आलू टाइप के देते हैं। देखिए मकसद ये है कि जब आप कोई फैटनिंग चीज़ खाते हैं, जब आप कोई अनहेल्दी चीज़ खाते हैं तो फिर आप लगते भी वैसे हैं। आप ऑब्वियसली आपका वेट ज़्यादा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लगेंगे। और इसको हम इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं बिजली अनुषा कि जब हम कोई लीन चीज़ खाते हैं, लीन का मतलब है कि उसमें से बिला वजह की चर्बी फैट हमने हटा दिया तो हम लीन हो जाते हैं, यानी कि हम दुबले पतले स्मार्ट एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, कैसे होंगे? बिजली कहने का मकसद है ये, अच्छा खाने से अच्छा खाएंगे तो अच्छा लगेंगे, अच्छा फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आलू खाएंगे तो आलू लगेंगे, लेकिन हाँ अब शफाली साहब अभी आ गई हैं। क्या हाल है आपके? आपको पता है हम बिजली को कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा खाओ, जैसा आप खाएंगे वैसे हो जाएंगे। मैडम को ये बात नहीं समझ में आती। अच्छा कितनी सच्चाई है इसमें कि अच्छा खाएं और कम भी खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। मुझे एक हवस होती है खाने की हमारे यहाँ। बाजी मैं तो 6 पराठे 3 अंडे 2 लस्सी के गिलास। ये मेरा हल्का है, मैं अभी अपनी डाइट काम कर दी है, मैं ये खाती हूँ। जी नहीं देखिए, खाना तो हमारी नीड है। बिल्कुल सही। हम यहाँ से शुरू कर लें कि देखें, एक है इंसान की सोल और एक है उसकी बॉडी। बिल्कुल। सोल की अपनी रिक्वायरमेंट है, रूह की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो आपको अल्लाह से, अल्लाह के ज़िक्र से, कुरान से मिलती है। ठीक है, जितना देंगे वो उतनी हेल्दी होगी। ठीक है, फिर रह गई बॉडी। बॉडी हमारी नीड के मुताबिक डिमांड करेगी, जाहिर है। कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट होते हैं, कुछ लोगों की अपनी एपेटाइट्स, तो वो नीड डिमांड करेगी। उस नीड को देखने के लिए हम जाएंगे कि अब फिर क्या चूज़ करें ना। हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव में 2 चीज़ें बस मिलती हैं, विच आर वेरी लाइक एक हलाल और एक तैयब। हर चीज़ खाने की इजाज़त है,
सवाए उसके कि जिसको इस्लाम कह दे कि ये हराम है, ये नहीं खाओ, बाकी सब खाओ। देखिए आदम अलैहिस्सलाम को सब कुछ खाने की इजाज़त, सिर्फ एक चीज़ से मना किया गया था, राइट। सो 99% यू कैन ईट। ठीक है। सेकंड कंडीशन वाज कि जी तैयब होना चाहिए। तैयब से मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम न्यूट्रिएंट वैल्यू दें, जिसको हम आप आज की ज़ुबान में बैलेंस डाइट कहते हैं, सही, ठीक है। तो तैयब में बैलेंस डाइट भी आ जाएगी। वो डाइट जो साफ़ सुथरी भी हो, गली सड़ी ना हो, बासी ना हो, यहाँ तक कि अगले दिन का खाना, जैसे रात का बचा हुआ है बिजली जो बचा हुआ होता है, तो अगले दिन बाज़ात हम वही गर्म करके और बाज़ात नए चावलों को पुराने चावलों में भी मिक्स कर रहे होते हैं। हमें इसमें गाइडलाइंस इस्लामिकली जो मिलती हैं कि बासी खाने में भी पुराना खाना नहीं, ओवरनाइट के जो बासी खाने होते हैं उसको नहीं आप उस तरह से मिक्स करके खाएं। इसीलिए आप देखें पिछले ज़मानों में हमारे पास गैजेट्स नहीं होते थे, तो लोग उतना ही पकाते थे जितना खाना होता है ना। तो बैलेंस डाइट में जब गली सड़ी निकाल देंगे आप, बासी निकाल देंगे, फिर क्या लेकर आएंगे? फ्रेश लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। और एज पर नीड उतना ही पकाएंगे जितनी ज़रूरत है। सही। तो खाने के लिए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आज के दौर में आप देखें कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं ना लोग। लेकिन खाना बासी कब, मतलब कि 2-3 दिन पुराना हो गया या अगले दिन तक तो खत्म अगले दिन आप खाना फिर ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए आप देखें खाने के लायक तो है। देखें हमें, और दूसरी तरफ हमें एक चीज़ जो मिलती है ना कि खाओ और पियो लेकिन इसराफ नहीं करो। तो आप जो कह रही है ना कितना फिर अगर बच जाए, तो जाहिर है अगर आपने 4 डिशेस पका ली हैं और आपके घर में सिर्फ 3 लोग या 4 लोग थे, वो तो जाहिर है 3 दिन तक चलेगी। तो उसके हिसाब से जितनी नीड है उतना पकाएं, क्वांटिटी कम कर लें। सही। वैरायटी बढ़ानी है तो क्वांटिटी कम कर लें। और खाना बासी होने में और खाना खराब होने में कोई फ़र्क है? हाँ, ये भी कह सकते हैं। वो रॉटिंग क्योंकि आप देखिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें बैक्टीरिया को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। सही। तो जब हम बासी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गोभी है, गोभी बादी हो जाती है ना, ठीक, तो अगले दिन की रखी हुई गोभी आप खाएंगे, उसमें बैक्टीरिया प्याज की मिसाल लें, प्याज तो आप देखें अगर आप काट के रखेंगे, आप 4 घंटे के बाद आएंगे, आप देखेंगे वो सुकड़ा हुआ है। क्यों सुकड़ा हुआ है? उसने ग्रास्प कर लिया ना एनवायरनमेंट से अपना जितना पे, तो फंगस क्यों आ जाती है? वो उसकी लेटर स्टेजेस पर जाकर आ जाती है। जितनी जल्दी आपकी मुर्गी भी वो हलाल हो, उतनी जल्दी आप खा लें फौरन, यू नो, लाइक ज़्यादा दिन। इसीलिए आप देखिए यू हैव अ चॉइस, आप जाएं। आपको मछली भी इतनी फ्रेश हमेशा लगती है, जितनी वो फ्रेश होती है उतनी फ्रेश अच्छी लगती है। कच्चा गोश्त इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। जो चीज़ ताज़ी, आप देखिए लोग अपने घरों के पीछे छोटी छोटी सब्जियों के उगा लेते हैं, अपने घर में छोटे छोटे वो बैकयार्ड में बना लेते हैं। टेस्ट अलग होता है, वाकई में उसका टेस्ट अलग होता है। वो खाना और एक फ्रोजन कहीं आपने 1 महीने का पड़ा हुआ थैला निकाल के उसको पकाए, बाजी मैं अभी आपसे एक सवाल करूंगी, लेकिन बाजी हम थोड़ा ब्रेक से होकर लेंगे, फिर मैं आपसे ब्रेक से होकर आते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब लेते हैं। कुछ 2-3-4 लगा लेना, एक लहसुन अदरक का भी पता था आप दोनों मुझ पे ना हांडी और राशन लेके सब चढ़ जाना है। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है खाने के हवाले से। व्हाट यू आर इज़ व्हाट यू ईट। अंग्रेज़ी में एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो आप खाते हैं आप वही होते हैं, वैसे ही लगते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे पास अफशा खालिद साहब मौजूद हैं कि किस तरीके से हमें यू नो खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ ज़्यादा अहम नहीं है मेरी नज़रों में। और साथ ही साथ आई थिंक हम लोग खाने को कम ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जल्दी में खाते हैं या टेलीविज़न देखते हुए बच्चों को जल्दी जल्दी खिला देते हैं। कहते हैं कि खाने को अपनी इज़्ज़त दें, उसको रिस्पेक्ट दें, आराम से बैठकर खाएं, चबाएं ठीक तरीके से, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। और इस पर तो मैं थोड़ी सी रोशनी से डालना चाहूँगी अफशा साहिबा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में लगता है कि हम ओवर ईट बहुत करते हैं, और स्पेशली रात का खाना तो ऐसे खाते हैं जैसे कि कल हमने शायद खाना मिलेगा नहीं। तो इससे हमारी सेहत पे क्या इफेक्ट होता है, एंड व्हाट डज रिलीजन आल्सो से अबाउट दिस? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु की जितनी गाइडलाइंस फूड पर आई हैं उसमें आपने कहा है कि एक इंसान अपने साथ जो सबसे ज़्यादा जिधर वो जाता है वो खाना है, ठीक है? बिल्कुल सही है। नुकसान उसको होगा जिसने अपना फुल स्टमक मील लिया। हाँ, ये मफहूम आता है हदीस का, ठीक है? लेकिन अगर वो खाना चाहे तो फिर वो क्या करे, उसको 3 पार्ट्स में हमेशा रख कर खाए। 1 पार्ट फॉर द फूड, 1/3, फिर वो रखे 1/3 फॉर वाटर, 1/3 फॉर एयर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 1/3 तो आपका पेट जाने के खाली ही जिसने अपनी भूख रख कर उठ गया खाने से,
ठीक है, और जिसने अपने जो नेचुरल जो हमारे बोबल्स जो हमने रिलीज़ करने होते हैं उनको रोका नहीं, ठीक है, और जिसने अपनी भूख रख के वो उठ गया, उसके बारे में आता है कि वो सेहतमंद, वो ऑटोमेटिक नेचुरल सेहतमंद की तरफ जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आती है, हलाल, तैयब और इसराफ ना करो। तो ओवर ईटिंग की जैसे आपने बात की है, तो वो भी इसराफ की एक शक्ल है कि जब हम लोग नहीं देखते कब क्या खाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम देखते हैं तो आपके यहाँ लंच जिसको हम कहें तो लंच नहीं था इतना, मॉर्निंग एंड देन बिफोर सनसेट, ठीक है, तो सनसेट के बाद नहीं खाएं। बीच में आपने जैसे हाँ हल्का फुल्का खा लें मगर फुल स्टमक नहीं खाएं। ठीक है, तो ये एक राज है सेहत का कि ईट लाइक, जैसे कहते हैं ना, ईट लाइक अ किंग एंड हैव योर डिनर लाइक अ बेगर, राइट। सो इसमें डेफिनेटली अच्छे रीजंस हैं। तो नाश्ता हमेशा मिस नहीं करना चाहिए। टाइमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग सनसेट, रात में फिर 10:30, 11, 12 बजे खाते हैं और फिर फौरन सोने चले जाते हैं और पेट जो है वो आपको लगता है बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि अनुष्या आजकल ज़्यादातर लोगों को गैस, एसिडिटी और ब्लोटनेस, ये बड़ी कॉमन है। हालांकि इसकी कोई रीजंस नहीं है, ये इसी फूड की वजह से है। इसके गलत वजह से खाना, गलत टाइम पर खाना, और जिस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल खीरा है, खीरा डे टाइम में जो ठंडी चीज़ है ना, इसको आफ्टरनून में, इसको रात में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पानी जो है खाने के फौरन बाद नहीं पीना चाहिए। हम पानी, और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। हमेशा हाफ एन आवर का गैप दें खाने के बाद लिक्विड को। उसके बाद आप देखें कि अपने स्टमक को ब्रेक दें, आप एम्प्टीनेस दें उसको। 11 बजे जाके थोड़े लिक्विड्स ले लें अगर नाश्ता किया है। और नाश्ता हमेशा कोशिश करें 10 बजे से पहले पहले। हमारा जो सनराइज़ है, विटामिन डी हमें सनराइज़ की सनलाइट से मिलता है, जो कि अक्सरियत मिस कर देती है। सो विटामिन डी हम मिस कर रहे हैं। उसके बाद हम नाश्ते लेट करते हैं, है ना। तो नाश्ता आप मॉर्निंग आवर्स में जो सनराइज़ के बाद के टाइमिंग है उसमें कर लें। फिर 11 बजे तक अपने आप को थोड़ा एम्प्टीनेस दें। फिर लिक्विड्स पर आएँ, लंच हल्का करें। अब लंच में वी वुड से कि जो हेल्दी, जैसे हमने बैलेंस डाइट की बात करें तो सब्जियों पर आ जाएं, फ्रूट्स पर आ जाएं। और एक चीज़ और याद रखें कि कभी एम्प्टी स्टमक पे शुगर नहीं लें, एम्प्टी स्टमक पे शुगर नहीं लें, ठीक है। और रात का खाना जो है उसको सनसेट पर ले आएँ। उसके बाद अपने आप को ब्रेक दें। और आपने देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 वाटर, तो जब बीच में भूख लगे पानी पी लें। अच्छा, बाज़ औक़ात हस्बैंड्स घर नहीं आते, आप चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठकर खाएं, दे कम फ्रॉम वर्क 8, 8:30, 9 o'clock समटाइम्स, देर हो जाती है, इसलिए वो कहते हैं वो एक मील हम साथ मिलकर खाते हैं, जिसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में। तो उन हालात में क्या वीकेंड्स पे वैसे देखें हमने आपको खा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। आप 7:30 देखिए आपके हस्बैंड की लेट आने की मजबूरी है, ठीक है, आपकी मजबूरी नहीं है। आपने टाइम स्पेंड करना है, आप वैसे भी बैठ के ओवर अ कप ऑफ टी भी कर सकते हैं, ठीक है। वो दैट इज़ नॉट एन इशू कि उसको खाने से ही रिलेट कर रहे हैं। अगर आप सनसेट पे घर पे मौजूद हैं, आप खा लें। गिव हिम कंपनी व्हेन ही इज़ ईटिंग फूड। आप बैठिए उनके साथ, आप पानी का ग्लास लेके बैठ जाएं। अच्छा, और ये एक और चीज़ हमेशा हम कहते हैं कि ठीक है उसी मील को अगर हम ब्रेकफास्ट पे ले जाएं, सिर्फ थोड़ी सी जल्दी जागने की ही चीज़ होगी, लेकिन देन द फैमिली कैन सिट ऑन ब्रेकफास्ट, यू एट लीस्ट योर ब्रेकफास्ट कैन बी हैवी। ब्रेकफास्ट तो एनी टाइम यू शुड टेक बटर इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो। आप अपने ब्रेकफास्ट को हैवी कर लें उससे, इसलिए कि ऑल द फूड दैट वी टेक इन ब्रेकफास्ट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। बिल्कुल सही। हर वो चीज़ जो हम लंच के बाद लेते हैं या रात को ले, वो फैट में कन्वर्ट हो। इसीलिए आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कलूला टेकिंग, जिसको हम लोग पावर नैप्स कहते हैं, पावर नैप्स, ठीक है। लेकिन 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर से ज़्यादा का पावर नैप नहीं होना। हमारे तो वो जब सोए तो फिर शाम को मगरिब पे उठ रहे हैं। और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब इशा से पहले सोने को मना फरमाया। अच्छा, हाँ, इशा से पहले नहीं सोए और इशा के बाद ज़्यादा फालतू मत जागें। इसके बड़े हेल्थ रीजंस हैं वाकई। अब क्या हुआ, हमने खाने के लेट नाइट कर दी खाना, फिर हमने एंटरटेनमेंट के नाम पे ऑर्डरिंग शुरू कर दी लेट नाइट्स। आजकल आप देखें ऑर्डरिंग कब तक चल रही है, फजर तक चल रही हैं ऑर्डरिंग्स, है ना। तो जाहिर है वो कहाँ जाएगा, बॉडी पर आएगा। 24/7 डिलीवरी, और ये होता है तो बॉडी पर इम्पैक्ट तो आएगा। हेल्दी बनने की कोशिश करते हैं कि वाकई में 7:30 खा लेते हैं, फिर 11-12 बजे उनको और बस भूख लगती है। इसका मतलब है सो भी जाए ना फिर टाइम से, वरना अगर 1-2 बजे तक जागे रहेंगे 7:30 तो भूख तो लगेगी, फिर तो भूख लगेगी। और फिर वो वाली जो भूख होती है, फिर उसमें इंसान जो है वो हेल्दी चॉइसेस नहीं कर पाता, फिर वो बर्गर, पिज्ज़ा या फ्राइज़ डिलीवरी जो अवेलेबल है वो मंगाएगा ना, जो अवेलेबल है। ठीक है जी। एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारी सेहत के लिए होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल फूड। और जिस तरीके से जानवर को हलाल किया जाता है, जी बिल्कुल, नाउ इट्स आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन वर्ल्ड ओवर कि दिस इज अ वेरी हेल्दी वे
to put meat into your body, protein into your body. इसमें एक थोड़ा सा हमारे पास कुछ एक लिस्ट भी है जो आपको हमारे यहाँ नज़र आ रहा होगा, और जो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हलाल सब कुछ है जिसको हराम नहीं कहा गया। ठीक है। फ्रॉम वेजिटेबल्स टू नट्स टू लिक्विड्स टू फ्रूट्स एंड लेंटल्स, जो दालें हैं हमारी, गोश्त है जो हमारे हलाल जितने भी ज़बीहे हैं, जैसे गाय का गोश्त है। इसका मतलब हराम जो बस है, हराम की बहुत कम डेफिनेशन, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत कम चीज़ें हैं, बाकी सब हलाल है। सिर्फ उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो तैयब में लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है कि सारे चिकन जो हैं आप खा रहे हैं तो वो हलाल होने के बावजूद तैयब भी हैं। आप देखें डीप फ्राइड चिकन और अगर महीने डेढ़ का फ्रोज़न चिकन है वो और एक ताज़ा चिकन के खाने में, वो तैयब में उसकी डेफिनेशन में फ़र्क आ जाएगा। फिर ठीक है। सिमिलरली वेजिटेबल्स हैं, आपने काट काट के अगर फ्रीज़ की हुई और एक है ताज़ी सब्ज़ी लेके काट के खाना, तो ये तैयब की जो डेफिनेशन है ये हमें थोड़ी जहन में रखनी कि सली जली भी ना हो, सड़ी भी ना हो, बासी ना हो और पुरानी ना हो। और ये हमारे मज़हब ने हर चीज़ को ये रिस्पेक्ट दी हुई है, यू नो, कि आपके घर में भी अगर, जैसे उस दिन मैं पढ़ी थी कि प्लांट्स अगर मुरझा गए, मर गए, गेट रिड ऑफ देम। अगर आपके यहाँ जानवर बीमार है तो उसको हलाल ना किया जाए। जी, बीमार है, अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर वो बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, जो भी है, तो हलाल में देखें हमें ज़बीहा के लिए आप देखें डेफिनेटली वो इसलिए कि आपकी देखें रसूलों के लिए ये बात आती है कि उनको ये गाइडलाइंस दी गई, खाओ और अमल साले करो। अमल साले इज़ योर प्रोडक्शन टू सोसाइटी, राइट? आप अपनी सोसाइटी को क्या देंगे? तो तैयब द सेम एज हलाल। या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट ऑल चिकन, अब आप फ्रेंच फ्राइज़ हैं, आलू काट के चिप्स बना के खाना, और एक ये है कि फ्रोज़न निकाल के आप पुराने चिप्स फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, सेम ऑयल को बार बार यूज़ करें। ऑयल इज़ हलाल, लेकिन ऑयल का बार बार इस्तेमाल वो उसको फिर तैयब से निकाल देगा। ठीक है, ये भी सही है। और इसी तरह आप देखें कि साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक साइड हमें देखनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें बैक्टीरिया बहुत जल्दी कैच करती हैं उनको, और सबसे अच्छी बात दीन में हमें बताई गई है, हमेशा खाने को ढक के रखें, कभी खाने को खुला ना छोड़ें। तो इसलिए उसमें फिर एक तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और फिर ये कि उस पर शैतान भी अपना हिस्सा नहीं डालता। ठीक है। यमी फूड्स, दीज आर ऑल यमी फूड्स एज वी ऑल नो। ये तो सब बड़े फैटी फूड्स भी हैं और बड़े एंटरटेनिंग फूड्स हैं। क्वांटिटी अगेन एक बार बात आ जाए ना, तो उन्होंने कहा कि 1/3 तो एयर होना चाहिए। हाँ, यू हैव टू लीव इट एम्प्टी। या बेशक खाइए। तो खाने के साथ साथ आप ये भी देखें कि वक्फा देना ज़रूरी है। अब आप ये देखें ये सारी चीज़ें डाइजेशन में कितना टाइम लेंगी, और जो फ्रूट्स हम खाते हैं खाने के बाद वो ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। बिल्कुल, वो तो है, फ्रूट्स को अलग से खाना चाहिए। अफसर साहब, जो च्यूइंग का कॉन्सेप्ट है उससे भी पेट जल्दी भरने का कॉन्सेप्ट है, हम ओवर ईट ना करें। च्यूइंग का मैं ये, बल्कि ये तो आपने बहुत अच्छा याद कराया, जहाँ हम ये खाने के 3 हिस्सों की बात कर रहे थे, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने च्यूइंग का खास मेंशन किया है कि खाने को जब आप अच्छी तरह चबाएंगे तो आप आहिस्ता खाएंगे, आहिस्ता खाएंगे तो आपकी भूख जल्दी भर जाएगी ऑटोमेटिकली। कहते हैं कि आपके पेट को, जो आपका जो पेट है वो आपके ब्रेन को कुछ 20 मिनट के बाद सिग्नल भेजता है कि खाना जो है पहुंच गया है और अब मैं फुल हो गया। तो अगर उस 20 मिनट में आप जल्दी खाएंगे तो फिर नुकसान नहीं। और दूसरी बात ये आती है कि बहुत थोड़ा चाहिए हमें। ये देखें, अब ये जो यमी फूड्स में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये न्यूट्रिशनल हैं कि नहीं है, तो जाहिर है कि जो फूड यमी तो है, लेकिन अगर उसमें शुगर है, आप देखिए रोटी में नेचुरल शुगर है बहुत। सो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ऑल्सो शुगर की इंटेक कम करें, रोटी कम करें। तो 40s के बाद तो वैसे भी रोटी और चावल को कम करें, कार्ब्स को कम करें 40s के बाद। जी, तो प्रोटीन, मैं तो कहते हैं कि कम करेंगे तो आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो यंग जो टीनेजर्स है ना, रोटी चावल इज लाइक एन एडिक्शन आल्सो। आई थिंक अनुषा, ये हमारा ना सोसाइटी का एक कल्चर है कि जब तक 3 रोटियां नहीं खा लेंगे ना तो हम समझते हैं हमारा पेट नहीं भरेगा, या हमने जब तक 2 प्लेट चावल नहीं खाई पेट नहीं भरेगा। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग आल्सो एन हैबिट। छोड़ देते हैं रात में, जब आपको 2-3 महीने के बाद अगर आपने रोटी खा ली आपको हैवी लगता है, हैवी लगेगा, और एक रोटी आधी रोटी बहुत होती है। बिल्कुल। ये फूड पिरामिड की यहाँ पे एक बात दिखाई गई है कि ये वो जो न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट को मेंटेन करती है, जिसमें आप देखें सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, प्रोटीन से आपके जैसे अंडे, गोश्त वगैरह है, ठीक है। ब्रेड, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आता है कि उनके घर में डबल रोटी और मीट सिर्फ उस वक्त बनता था जब मेहमान आते थे घर पे, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में ये सब चीज़ें फिर शामिल हो जाती हैं। लिक्विड्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स, ठीक है। ये वो पिरामिड है जिसकी हमें एक
बैलेंस डाइट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सबसे नीचे उन्होंने रोटी और ये तमाम चीज़ें रखी हुई लेकिन हैं। ये इसके ऊपर सिर्फ डिपेंड ना करें, लेकिन उसकी सपोर्टिंग एलिमेंट्स को ज़रूर देखें। देखिए जो लोग आप देखें आजकल गोश्त महंगा है ना, तो दालों पर आ जाएं, बिल्कुल वो सेम आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो लोग फ्रूट्स नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकते वो सब्जियों पे आ जाएं, वो सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू देगा। ठीक ठीक। अच्छा, vegetables in children's diet, just a question, I mean I know there's no direct correlation but anything that you'd say कि किस तरीके से अगर बच्चे खाना नहीं खाने मांगते जो आपने बनाया हुआ है, is there a way to convince them कि नहीं बेटा आपने यही खाना है? अच्छा, मेरी वालदा तो हमें फिर बाहर भी नहीं खाने देती थी, तो शी वाज लाइक यही चॉइस है, बेशक अगर आपने भूखा रहना है तो रहें, तो हम करेला भी चुकंदर भी सब खाते हुए बड़े हो गए। आई थिंक इसमें थोड़ा सा माएँ अगर ये हिम्मत कर लें, जब बच्चा पैदा होता है और प्रेगनेंसी में सारा कुछ खाएं, ठीक है, शी शुड ईट एवरीथिंग इन हर। कुछ बच्चियों को बड़ी जेन्युइन रीजंस होती है नहीं खा सकती हैं, वेजिटेबल्स और जो बच्चा जब तक दूध पर है माँ के, वो खुद भी खाएं, और जैसे ही 6 मंथ्स के बाद, अब तो हो गया, बच्चे को खिलाएं, तो उसको सब चीज़ों की आदत डालें बचपन से, क्योंकि देखिए बच्चे ने अभी टेस्ट बड्स डेवलप नहीं करे हैं, वो आपसे करेगा जो आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं 3 आइटम्स पर, तो बाद में जब आप सब्जियां लेकर आएंगे और ख़ासतौर पे करेले, भिंडी, तो डेफिनेटली वो बच्चा उसको रिजेक्ट करेगा, और फिर उसके अंदर उसको इनकलकेट करने के लिए आपको बहुत ब्राइब्स करनी पड़ेंगी। एंड शुगर भी बच्चों के डाइट में कम ही रखें। शुगर आप देखें कि हाइपर, आज आप देखें बच्चा बड़ा, जो माएँ कंप्लेन करती हैं हमारे बच्चे बड़े हाइपर हैं, सोते नहीं हैं, उसकी वजह यही है कैंडीज, और हमने उनको शुगर शुरू से, आप देखिए बच्चा खाना नहीं खा रहा, अच्छा मैं तुम्हें च्युइंगम चॉकलेट दूंगी, स्वीट दूंगी अगर तुम खाना खा लोगे तो। हमने हर चीज़ पे ना उसकी एक फैसिलिटी दे दी है उसको कि इट्स अवेलेबल फॉर देम। और आप देखें इन चीज़ों में मज़ा ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल कम है, लेकिन वो पेट भर देती हैं। छोटे छोटे बच्चों के मैं दांत देखती हूँ, मुझे जितना बुरा लगता है, फिर मैं कहती हूँ मैं क्या कहूँ, पता नहीं आगे जाके जब मेरे बच्चों के, तो मैं शायद यही हरकतें कर रही हूँ उनके साथ। नेवर नो, बिकॉज वो माँ की हालत देख के आपको लगता है तो छोटे फिक्सेस बहुत होती है, मेहनत, इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। कीप वाचिंग। वेलकम बैक। बात हो रही है आज हमारे डाइट के हवाले से और कि क्यों हमें अच्छा खाना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी इस पर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग ये बात को शायद समझ नहीं पाते। उन्हें पता है कि ओवर ईटिंग या ये चीज़ें गलत हैं हमारे लिए, लेकिन somehow the other हम इसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई स्पेशली हमारे मुल्क में, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह एक तो हमारा क्यूजीन बड़ा है ज़बरदस्त, मज़ेदार भी है, कोरमा तो सालन तो आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं वो बेचारे ग्रिल्ड फिश खा रहे होते हैं, और हमारे यहाँ निहारी और पराठे अब है ही हमारे खानों में ये। तो एक मिसकंसेप्शन बहुत बड़ी है कि देसी खाना सेहतमंद नहीं हो, अच्छा नहीं हो सकता। वो मैं हमेशा, फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अर्शद साहिबा इस पर थोड़ा सा बताइएगा, कि बेशक आप रोटी बनाएं लेकिन आप होल व्हीट आटे से बना लें, बेशक आप चावल का इस्तेमाल करें लेकिन कम खा लें और ब्राउन राइस इस्तेमाल कर लें, बेशक आप खाना अपना सालन ज़रूर बनाएं लेकिन कम तेल में बना लें। तो ये चॉइसेस हैं हमारे पास, बिल्कुल है, राइट। एंड हम कितना नेचुरल खानों की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि देखें अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी सेहत इम्पॉर्टेंट, और आज आप देखें सेहत इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, as long as you're healthy you're able to do things, right? So that health के लिए अगर आपको ऑयल कट डाउन करना पड़ रहा है, there's no harm in that। आप रोटी कट डाउन करें, नो प्रॉब्लम। जैसे हम ऑर्गेनिक की अब आजकल बात करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें, तो ऑर्गेनिक तो एक्चुअली हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, तो नेचुरल रॉ चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कच्ची सब्जियां हैं, फ्रूट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें दुनिया भर के फलों को कंपेयर करें तो पाकिस्तान के फलों का जो फ्लेवर है वो आपको कहीं नहीं मिलता। सो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मुल्क है माशाल्लाह, मछली भी है और सस्ता है, ठीक है, वहाँ तो एक केला पैसों पे मिलता है, हमारे दर्जन के हिसाब से मिलता है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस देयर। प्लस ये है कि खाने में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़रूर ये चीज़ जहन में रखें, जितना फाइबर आप लेंगे वो उतनी बोवल मूवमेंट आपकी स्मूथ रखेगा। द लेस फाइबर यू टेक, अब फाइबर जो है वो कच्ची सब्जियों में सबसे ज़्यादा है, ग्रेन्स में है फाइबर, है ना, तो इसका, और जौ का जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जौ से, आपको पता है हमारे उस दौर में एक डिश बनती थी जिसका नाम है तलबीना।
अच्छा। तलबीना जौ की इस तरह की डिश थी जो दूध में बनती थी और फिर इसमें हनी डाल के, जैसे हम लोग दलिया जैसे खाते हैं ना, तो वो बना के खिलाया जाता था। हम सब कहते हैं जौ का दलिया, जौ का दलिया। और सत्तू जैसे है, आप देखिए गर्मियों में आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उन फ्रूट, उन चीज़ों का, जैसे तरबूज है। सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि सीजन के हिसाब से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, वो एक तो डायरेक्ट इशारा होता है अल्लाह की तरफ से कि भाई ये है, ये इस वक्त एंजॉय किया करें अपने फ्रोजन खानों को, और ये निकाल के मुझे इस मौसम में ऑरेंजेस खाने, ऑरेंजेस के मौसम में ऑरेंजेस खाएं। इसी तरह आप देखें खजूर फ्रीजर से निकाल के खाएं, खजूर है अनुषे, ऑलिव्स हैं, ऑलिव तो बड़ी बाबरकत चीज़ है। और ये आप देखें हर चीज़ हार्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है, ये उसको रिड्यूस कर दिया। खजूर के बारे में आता है जिसने अजवा सुबह के टाइम साथ खा ली, उस दिन उस पर जादू या कोई इस किस्म की जो चीज़ है वो असर नहीं करेगी। खजूर लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को देखना चाहिए। हनी में बड़ी शिफा है। कलौंजी आप देखें, कलौंजी के 7 से 11 दाने आप सुबह सिर्फ ले लें, अच्छी तरह चबाएं। फ्लेक्स सीड्स हैं। अच्छा, मजे की बात है जो सिंपल खाने होते हैं वही आपके लिए अच्छे होते हैं। सबसे पता है आपको साइंटिफिक बात है, हम खाने पे इतना पैसा खर्च करते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लेकिन कहते हैं जितनी सादी आपकी सिंपल आपकी डाइट होगी उतना आप एक चीज़ बिलीव करें अनुषे, हमारी जितनी भी गरम मसाले से आइटम्स लेकर और जो हमारे जितनी भी हमारे मसाले हैं और जितनी भी चीज़ें, ये सब नेचुरली हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए, कितना खाएं, कितना खाएं। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स एक बहुत एक बड़ी चीज़ है जिसको हम अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो खाना खा ही नहीं सकते जब तक उनके पास एक बॉटल ना हो साथ। सो दैट्स आल्सो अनदर इशू। ये तो डेफिनेटली है। देखें खाने के साथ तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, आधे घंटे बाद हमेशा आधे घंटे। और दूसरी बात ये ठंडा जो है ना वो तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी को कट डाउन कहते हैं, पानी पिया करें। पानी पी लेंगे, देखिए फिर वो 1/3 वाटर बोला है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप उससे 1/3 पानी ले लें, भूख वैसे भी कम हो जाए। और जब आप एम्प्टी फील करते हैं तो आप देखिए अगर आपने 2 निवाले भी किसी चीज़, कोई नट्स खा लिए, आप देखिए नट्स बड़ा वैल्यू रखते हैं मिनरल्स की, तो वो आपका पेट भर देते हैं। आप देखिए तो मैंने कोशिश की, मैंने अपना फ्रिज खोला, यूड बी वेरी प्राउड, पेट में मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि कुछ खाना है शाम के बाद, तो आई ओपन द फ्रिज एंड आई रियलाइज कि एक चॉकलेट इज राइट देयर एंड एक एप्पल इज राइट देयर एंड दिस इज माय चॉइस। हाँ, वो 1 सेकंड की एक अर्ज थी, उसके बाद मैंने निकाला, बंद किया, खत्म। हाँ, तो ये हमें रियलाइज करना चाहिए, डन, वो चॉइस हो गई। सिलेक्शन जो है ना उस पर थोड़ा सा अपना पॉज दे दें आप, कि फॉर एग्जांपल वो चीज़ पेट तो भर रही है, थोड़ा सा भी, अभी स्वीट भी लेंगे तो पेट भर देगी। आप देखें डिजर्ट्स में कितनी चॉइसेस है, पेट भर देगी, लेकिन क्या उस वक्त की वो नीड नहीं होती। अच्छा, ये भी तो कहते हैं ना कि सुन्नत है आफ्टर डिनर एंड लंच यू मस्ट ईट मीठा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम कहीं और ही ले गए क्योंकि हम फालूदा और कुल्फी तो और वो हम बहुत मिठाइयों की तरफ और बड़े क्रीमी केक्स की तरफ हम चले गए और हम बहुत ज़्यादा उन आइटम्स पे चले गए। हालांकि देखा जाए मैं समझती हूँ नेचुरल फ्रूट से बेहतरीन डिज़र्ट कोई है नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और इसी तरह आप देखें हमारा हाउ मच ऑफ डिज़र्ट शुड यू हैव? देखें हर चीज़ का इत्तेदाल ज़रूरी है। आप कुछ भी खा लें, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रही हैं, हमने ड्रिंक पीनी है, ठंडा पानी जो भी आप ड्रिंक बनाते हैं पिएं। आप अपने देखें अब तो पंचेज इतने बन रहे हैं घर में, कितने अपने फ्रूट जूसेस घर में बना के पिएं, बेस्ट चीज़ है। लेकिन आप देखें मेडिकली ये भी कहा जाता है कि फ्रूट जूस से बेहतर है उसका नीट वो फ्रूट खा लें। तो हर चीज़ आप आज तो देखें, आज को हर चीज़ आप 1 क्लिक अवे सर्च करें, उसके ऊपर आपको कितनी चीज़ों उसके बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा डाइट पे रिसर्च करना ज़रूरी है। और फिर इसी तरह आप देखें कि कलूला हमारे उसमें है कि दोपहर का खाना खा के पावर नैप्स लो 15-20 मिनट। तो दोपहर के खाने के कितने बाद कलूला कहा जाता है? लाइक फौरन तो हम फौरन थोड़ा जी जरा फौरन रुक के नहीं, आपने खाना खाया है ना तो उसके आप समझें 10-15 मिनट में आप आराम कर लें। जी फौरन उसके बाद एक्सरसाइज या खाना पिया चहल पहल मत करें, लेकिन रात के खाने के बाद चहल पहल है, ये भी सही है। फौरन रात का खाना खा के जाके बिस्तर में नहीं चले जाएं और कोशिश करें सनसेट पे अपने फूड को ब्रेक लगा दें। अच्छा, द फनी थिंग इज़ दैट हमने इन चीज़ों को इतना अननेचुरल बनाया हुआ ना कि ये मैं कैसे करूँगी, या इस वक्त उठ के इस वक्त खाना, इस वक्त करना, जबकि ये चीज़ें नेचुरल थी और जो हमने अपनी लाइफस्टाइल को बनाया हुआ है दैट इज़ व्हाट इज़ अननेचुरल। तो ये तो काफ़ी आसान था एक्चुअली। फ्रेश अंडा हो गया, फ्रेश आपकी वेजिटेबल्स हो गई, फजर के वक्त आप जागें, आप थोड़ा सा उस वक्त आप एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर लें, सनलाइट लें लाके, ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम होगा, उसी वक्त सनलाइट भी आपको अच्छी मिलती है। इट वाज द सिंपल लाइफ एंड इट वाज इजी, बट उसको हमने फजर के बाद कैसे जागेंगे और आपको पता खाएंगे कैसे, बड़ी मेहनत होगी। इसमें पूरी दुनिया का भी एक सिस्टम, आप क्या करें, हम इस अपनी एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट हैं,
मैं जल्दी जागती हूँ सुबह, लेकिन रात में इतनी जल्दी सो जाती हूँ कि बाकी दुनिया जागी हुई होती है उस वक्त। Exactly. मुझे बुरा लगता है कि मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती, बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे 10 साढ़े 10 बजे नींद आना। आप अपने देखें, सोशल लाइफ से मना नहीं किया जा रहा, सोशल लाइफ रखें, अपना मिलना मिलाना रखें आप, लेकिन उसको लेट नाइट इतना ना करें कि आप फिर रात की जो आप देखें ये जो हमारा जो नींद का पैटर्न है, नींद के पैटर्न में आपको ड्रीम आनी चाहिए, आपको डीप स्लीप मिलनी चाहिए। डीप स्लीप आपको रात के 1 और 2 बजे वाले टाइम पे हम जब स्किप कर देते हैं, वो डीप स्लीप का जो एक्चुअल टाइम था वो हम तब मिस कर देते हैं। आप देखें असर से पहले भी सनलाइट, असर से पहले की सनलाइट लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है साहिबा, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट इनलाइटनिंग एक सेशन रहा है हमारा। कोई मैसेज जाते जाते जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनकी आज डाइट के हवाले से, उनकी फूड इनटेक के हवाले से? मैं तो यही सबसे कहूँगी कि देखें अपने घर का बना हुआ प्रेफर करें, बाहर के ज़रूर खाएं लेकिन उसको एतदाल में रखें, वीकेंड्स पे रखें, किसी वजह से रखें, लेकिन यह है कि घर के फूड को प्रमोट करें और अपने घर के फूड में चेक करें तैयब चीज़ें शामिल हो रही हैं, फुल न्यूट्रिशनल वैल्यूज और इसराफ से अपने आप को बचाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। हम एक लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव सम अदर गेस्ट्स जॉइनिंग अस, स्टे ट्यून्ड। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी और हमारी डाइट को, किस तरीके से हम अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देखती हूँ हमेशा पाकिस्तान में, और मुझे इनके फिगर्स और फैक्ट्स पता नहीं है, तो हमारे जो 2 मेहमान जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो हमें ज़रूर इस पर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे और उसका क्योर बताएंगे। लेकिन हम डायबिटीज़ को बहुत कैजुअली लेते हैं और हमारे यहाँ काफ़ी हद तक आप लोगों से मिलते हैं, नहीं वो अबू डायबिटिक हैं, जी मैं डायबिटिक हूँ, बड़ी आसानी से कह भी देते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल डिजीज़। इसमें हमने बहुत सारी बातें इन द पास्ट भी की हैं, लेकिन आज भी मज़ीद इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए कि किस तरीके से डायबिटीज़ से बचा जाए और पाकिस्तान में इसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस पर थोड़ी सी बात करने के लिए हमारे पास लैला खान मौजूद हैं सनोफी से। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर अशरफ फवाद भी हैं बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि डायबिटीज़ आज भी अगर आम लफ्ज़ों में समझाया जाए लोगों को, डायबिटीज़ होता क्या है और हमें डेवलप कैसे होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो यही पता होना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को इटसेल्फ समझा कैसे जाए। जैसे आपने कहा कि कैजुअली लिया जाता है, तो उसकी वजह यही है कि इसकी इम्पोर्टेंस और इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। समझ कम है इसकी। तो डायबिटीज़ को आम ज़बान में जैसे शुगर कह दिया जाता है, तो ये सिर्फ शुगर नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है। कहा यह जाता है कि जैसे इंसुलिन की कमी या इसका प्रॉपर इस्तेमाल ना होना की वजह से जिस्म में ये हो जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे कई अवामिल और रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके बाद ये अपेयर होती है। और जब ये अपेयर हो जाती है तो ये सिर्फ डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स इंक्रीज़ नहीं होते, बाकी जिस्म के तमाम मेटाबॉलिज्म्स इसके साथ अफेक्ट हो जाते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो इन शॉर्ट डायबिटीज़ आपका मेन प्रॉब्लम बन जाता है पूरी बॉडी और उसके रिलेटेड ऑर्गन्स। अच्छा, एक और नई टर्मिनोलॉजी मैंने सुनी है जिसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ से पहले ही कुछ ऐसे सिम्टम्स और साइंस नजर आना शुरू हो जाते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको होने वाला है, या ये कोई लो लेवल डायबिटीज़ होती है? ओके, देखें, दुनिया भर में डायबिटीज़ को पहले डायग्नोस किया जाता था तो सिर्फ डायबिटीज़ का लेवल था, लेकिन फिर रिसर्चर्स ने ये बात बताई कि इससे पहले भी एक लेवल है जिस पे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अपेयर हो सकती हैं डायबिटीज़ के लिहाज से, वो प्री डायबिटीज़ उसको टर्म दिया गया, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हम अपनी ज़बान में मेडिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं। और प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना ज़्यादा आसान है? यस, इससे पहले डायबिटीज़ से पहले के लेवल्स जो हैं वो प्री डायबिटीज़ कहलाते हैं। मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। और ये वो स्टेज है जिसको टारगेट करके अर्ली आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट और डिले किया जा सकता है। ये बात दुनिया भर की रिसर्चेस और हमारे यहाँ जो हमारे इंस्टीट्यूट में रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये वो लेवल है जिसको टारगेट भी करना चाहिए, अर्ली आइडेंटिफाई भी करना चाहिए और इफ़ेक्टिवली मैनेज भी करना चाहिए। मेरा साहब, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज भी। जो डॉक्टर साहब ने कहा, लैक ऑफ समझ, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस। सनोफी ने भी ये कदम लिया है कि थोड़े से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, थोड़ी सी बातें हों इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आज भी लोगों को ये बात समझाना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, और इस हवाले से सनोफी लगातार काम कर रहा होता है अवेयरनेस कैंपेन्स पे। येस्टरडे वाज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, शायद आपको पता होगा। लीडिंग न्यूज़पेपर्स में सप्लीमेंट्स भी थे जिनमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और भी बहुत से आर्टिकल्स आए थे।
वी हैव अ फेसबुक पेज टू प्रमोट हेल्थियर लाइफस्टाइल्स, और इस पूरे महीने हम उस पर डायबिटीज़ की अवेयरनेस की ही बात कर रहे होंगे। सो वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और डायबिटीज़ हमारी प्रायोरिटी है, कंट्री की भी प्रायोरिटी है, तो हम इस पे बहुत अवेयरनेस पे काम कर रहे होते हैं और अर्ली डायग्नोसिस पे बहुत एम्फेसिस। बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि सनोफी ने ये कदम लिया है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें आप में डेवलप होती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ तो बच्चों में भी कहते हैं कि डेवलप हो जाती, डेवलप क्या होती ही है। नहीं बाजी, मैं ये कह रही थी जैसे हमारे यहाँ लोगों के पर हमारे जो गांव के लोग होते हैं या हमारे शहरों में भी ये कि ना जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहते हैं मीठा लाजमी हो, चाहे वो गुड़ ही दे दो, चाहे वो कोई चावल के अंदर दूध और चीनी डाल के ही दे दो, ऐसे लेकिन लाजमी खाते हैं। उससे भी क्या डायबिटीज हो जाती है? और आजकल खाने से ही हेरेडिटरी या हमारे ब्लड में। और दूसरा ये उसको कंट्रोल कैसे करें? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे बच्चों में आजकल हो रही है, पहले तो हम बड़ों में सुनते थे कोई एज फैक्टर नहीं होता था, या होता था तो ये होता था कि जी 60 साल में होगी, 50 साल में होगी। अब छोटे छोटे बच्चों को जो अभी न्यू बॉर्न होते हैं उनको भी शुगर हुई होती है, हमारे सामने मिसालें हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो रहा है? मैं इसको यूँ कहूँगा कि आपने वो बात करी जो दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बोल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई क्या डायबिटीज़ छोटी उम्र में जो हो रही है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो जैसे अभी प्रिवेंशन की बात हुई, तो अगर बच्चों में ही डायबिटीज़ शुरू हो जाएगी, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि बच्चों की डायबिटीज़ 2 किस्म की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो बहुत रेयर है, कम है, लेस देन 5% पाकिस्तान में टाइप 1 होती है, जिनको शुरू से चंद साल की उम्र से हो जाती है और उनका लबलबा शुरू से इंसुलिन नहीं बनाता, तो दे नीड इंसुलिन फ्रॉम देयर। इसी के साथ मेरा सवाल जो आप बता रहे हैं ना, इससे रिलेटेड ये कि माँ बाप से हो या ख़ानदान से किसी हो तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, देखें इसमें जो दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि हम देखते हैं ज़्यादातर 95% और मोर, जो हर एक को, जैसे आपने कहा पहले बड़ों को होती थी, तो ये अब बच्चों में 20 इयर्स और लेस में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब ये डायबिटीज़ नज़र आनी शुरू हो गई है। और इसका मकसद और इम्प्लीकेशन ये है बताने का कि जितनी जल्दी होगी उतना डायबिटीज़ को टाइम है इसकी कॉम्प्लिकेशंस दिखाने का। तो इसमें जो बचाव और आपने बात करी, सर, लेकिन हेरिडिटरी है। जी बिल्कुल, हेरिडिटरी की बात यूँ करूँगा, कसूर भी नहीं होता कभी-कभी तो हमारी डाइट हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को भी। जी बिल्कुल, कुछ फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल, कुछ फैक्टर्स होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। तो जेनेटिक्स वी कैन नॉट मॉडिफाई, तो इट्स द फैमिली हिस्ट्री एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर रिजाइडिंग इन अ रीजन जिसमें ये बहुत फर्टाइल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे लिए बहुत नेगेटिव चीज़ है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में आपको यकीन आए कि नहीं आए कि हम एक सर्वे में ऐसे लोग बच्चे ढूंढने गए, एक बच्चों में हमने स्टडी करी जिनकी फर्स्ट डिग्री में या सेकंड डिग्री में कोई डायबिटिक ना हो, और हमें ढूंढना मुश्किल हो गया था। तो फैमिली हिस्ट्री यस डू प्ले अ रोल, कि सिर्फ मदर फादर में है, तो जितना दोनों में है, बहन भाइयों में, तो रिस्क बढ़ता चला जाता है। अब जहाँ तक बात है, आपने जैसे कहा कि भी प्रिवेंशन की बात है, तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे आना होता है। तो जो मीठा हम खाते हैं रोज, हाँ, मीठे की अगर हम बात करेंगे तो नॉट ओनली मीठा, यहाँ जैसे अभी डाइट का मिसकंसेप्शन आम पाकिस्तानी इसको क्लियर करना चाहिए, मीठा कम कर दें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बचना है तो तब भी, और अगर हो गई है शुगर तब भी। जैसे अभी आपने डाइट का बहुत अच्छा सेशन किया, तो उसमें हेल्दी लाइफ जो है वही ओवरऑल इम्प्लीमेंट होती है फॉर द प्रिवेंशन, नॉट ओनली मीठा बल्कि तमाम वो चीज़ें जो वेट पुट ऑन करती हैं, जंक फूड है, कोकाकोलाइजेशन है, तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो हर वो चीज़, फ्राइड आइटम्स हैं, तो जितना हम हेल्थ और नेचर से दूर रहेंगे उतना हम रिस्क पे जाएंगे। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑल हेल्दी थिंग्स जिनमें वेट बढ़ने के चांसेस कम होंगे, वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। मुझे बताइएगा लाला साहब कि सनोफी ने कुछ सर्वेस किए हैं, कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे पास कि पाकिस्तान कितना रिस्क पे है डायबिटीज़ के लिहाज से, और किस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। बिकॉज मैं तो ये बात करी थी, बड़े कैजुअली कह देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि इट मस्ट बी अ वेरी हाई रेट। जी वैसे तो आई मीन लाइक यू राइटली सेड, आई थिंक आप किसी से भी मिले या हमारे अपने ख़ानदान में, हर ख़ानदान में, हर घर में डायबिटीज़ किसी ना किसी को ज़रूर होती है। और जैसे अभी कहा गया कि अब तो बच्चों में भी होने लगी है। एंड येस्टरडे इनफैक्ट हमने बच्चों के लिए हमने स्कूल्स में जाके सेशन किया ऑन डायबिटीज अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, टू प्रमोट हेल्थी ईटिंग एंड फॉर चिल्ड्रन टू टेक मोर एक्सरसाइज। बच्चों की मेडिकेशन वगैरह ये अलग होती हैं
देन अडल्ट। इससे पहले मैं वो पॉइंट अगर आप अलाउ करें। हाँ बिल्कुल, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जैसे आते हैं दोनों पॉइंट्स को कवर करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि आप सब जानते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वाज यस्टरडे। आज हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक सवाल का जवाब भी देना था, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक कॉलर भी मौजूद हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर सारे सवाल इत्मीनान से एक साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। और आज इतना अच्छा आप शो कर रही हैं ना डायबिटिक के हवाले से, और मैं भी इसी की पेशेंट हूँ, तो बस मुझे भी डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, बिल्कुल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। जी तो मेरे ही डॉक्टर हैं, मेरा इलाज इन्हीं से चल रहा है। हाँ जबरदस्त, ठीक है। जी तो बस यही है कि डॉक्टर साहब के पास मुझे आना था कल को, तो बस जा नहीं सकी मैं। और ये कि ना मैं इसी हवाले से बात करूंगी कि डॉक्टर साहब बैठे कि मेरी शुगर फिर वो ना नॉर्मल नहीं चल रही है, इंसुलिन भी ले रही हूँ, मगर उसके बावजूद भी ना वो लो हो जाती है मेरी। जरा जब मैं मीठा लेती हूँ तो मुझे मेरी नॉर्मल रहती है, जरा सा मैं जब मैं मीठा नहीं खाती, कुछ भी नहीं लेती, तो मेरी हाई हो जाती है। मैं इससे परेशान हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसको किस तरीके से बैलेंस बनाएं। और वही बात जो हो गई थी ना कि जाना नहीं हुआ डॉक्टर के पास, ये भी तो हमसे थोड़ी सी लेजीनेस तो नहीं कहूँगी मैं ज़्यादा साहब, लेकिन वो हो जाता है थोड़ा सा, उसको रेगुलर रहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल विद योर डॉक्टर्स। इसको इस तरह से लेंगे कि देखें पेशेंट और ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग, उसके बाद फीडबैक एंड देन फॉलो अप विजिट्स जैसे आपने कहा। तो इंसुलिन ले लेना एक मसले का हल नहीं है, जैसे इन्होंने बताया इनकी लो हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इंसुलिन या दवाइयाँ ले भी रहे होते हैं तो तब भी हाई रह रही होती है। तो लाइफ स्टाइल, दवाई, चेकिंग और फिर डोज एडजस्टमेंट एंड देन फाइनल आउटकम, ये यानी कि सबकी जो आपके डाइट प्लान्स, एक्सरसाइजेज सब कस्टमाइज भी होते होंगे। आपको इतनी ज़रूरत है, आप इतना मीठा खा सकते हैं, आप इतना खा सकते हैं। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं करते कि भाई ऐसी चीज़ दे देंगे भाई ये खाना है और ये नहीं खाना। इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल। वो मेल है, फीमेल है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके कोमॉर्बिड्स हम अपनी ज़बान में कहते हैं, यानी कि और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर ओबीज़ है तो कट डाउन करना है, अगर नॉर्मल वेट है तो हम उसके हिसाब से उसको डाइट प्लान बनाते हैं। और ये एक यूनिकनेस है इस इदारे की, बकाई डायबिटीज़ की, कि जहाँ टीम वर्क होता है, यानी कि सारे चीज़ें अपनी अपनी जगह इंडिविजुअली कवर हो रही होती है। साहब थोड़ा सा बकाई का और सनोफी का ज़रा कोलैबोरेशन के बारे में बताइएगा, एंड व्हाट डू यू होप दिस कैंपेन्स you know what do you hope it'll achieve in the longer run, कि इससे क्या अवेयरनेस कितनी कहाँ जाएगी, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, जहाँ पे शायद ज़रूरत हो ज़्यादा की अवेयरनेस की? I think the best outcome that we can hope for is earlier diagnosis. जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, जितना अर्ली डायग्नोज होगी, मैनेज हो जाएगी आपकी कंडीशन, तो कॉम्प्लिकेशन सेट इन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली इसके काफ़ी खौफनाक हैं। तो कोई एज है जहाँ पे हमें अवेयर हो जाना चाहिए, या अब तो कह रहे हैं क्योंकि बचपन से शुरू होता है तो यू कैन ऑलवेज एहतियात हमेशा से शुरू से ही? बिल्कुल ठीक है। देखें, इसमें ऐसा होता है कि जब हम कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं, पूरे मुल्क की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर एक का चेकअप करवा दें। तो हमने बकाई डायबिटीज़ में कोई 15 इयर्स की रिसर्च करके ये एक रिस्क स्कोर बनाया है जिसको रैपिड स्कोर करते हैं। ठीक है। असेसमेंट अगर ये चीज़ें टिक हुई जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के लिए स्पेसिफिक, ये नहीं कि ये यूरोपियन अमेरिकन डेटा है, हमारे लिए ये बहुत यूनिक चीज़ है कि जो बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइड ने इसको इस्टेब्लिश किया है फ्रॉम 15 इयर्स रिसर्च। उसको ये पता चला कि भी जो 3 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी स्कोरिंग सिस्टम है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे आपकी एज कितनी है, जैसे आपने बताया। अगर लेस देन 40 है तो इसका स्कोर 0 है, अगर 40 to 50 है तो स्कोर इज़ 1, एंड देन 50 एंड अबव तो स्कोर इज़ 3। इसी तरह अब आप आ जाएँ ओबेसिटी जैसे बात करें, तो ओबेसिटी वेस्ट से इसमें ली जाती है। तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस फॉर मेल कट ऑफ वैल्यू इज़ 90 सेंटीमीटर and for female is 80 centimeter. ठीक है, and the third real quick so we can go to the caller also. जी तो उसको अगर हम 90 से अबव है तो 2 का रिस्क फैक्टर लेते हैं, और अगर 80 या 90 से कम है तो उसको 0 रिस्क फैक्टर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, तो अगर मौजूद है तो 1 स्कोर आ जाएगा। तो इन तीनों का स्कोर अगर 4 और अबव है तो उसको अपना चेकअप अपने फिजिशियन से ज़रूर करवाना चाहिए, और अगर 4 और लेस है तो स्टिल एहतियात तो करनी चाहिए। यहीं पर ये बात ऐड करना चाहूँगा, और वही बात अगर ओबेसिटी आ गई तो ब्लड प्रेशर पहले आ गया या कोलेस्ट्रॉल पहले आ गया, तो वो एट
रिस्क तो फिर भी मौजूद कॉल है, जल्दी से कॉल ले लेते हैं। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ मौजूद है। मेरे डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे हस्बैंड पिछले 1.5 साल से शुगर पेशेंट हैं। ठीक है। तो वो तो अपना इलाज करवा रहे हैं। मेरा अपने लिए सवाल है कि ये एक दूसरे को फैमिली में एक दूसरे को जूठा वगैरह खाने से भी होती है, शुगर हो जाती है? अच्छा ठीक है जी, और बिल्कुल पूछते हैं। और दूसरा मेरा सवाल है कि नॉर्मल इंसान की शुगर लेवल कितना होता है, फास्टिंग में कितना होना चाहिए और ये अच्छा सवाल है, नाश्ते के 2 घंटे के बाद कितना होना चाहिए? ठीक है। पहला सवाल मैं नहीं सुन पाया। पहला सवाल ये था कि किसी का झूठा खाने से पीने से तो आपको शुगर तो नहीं हो सकता? ओके, नहीं, डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि उनके हस्बैंड को है तो उनको डायरेक्ट शायद मुझे भी ऐसा ना नहीं उनसे होता, लग जाए। हाँ, ऐसा नहीं होता। तो दूसरा सवाल जो है वो भी बहुत अच्छा है कि भाई आपको अपने नंबर्स तो पता हो। हाँ। तो फास्टिंग के अंदर जैसे इन्होंने पूछा तो 110 का कट ऑफ वैल्यू है। इससे कम हो तो नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस यानी कि वो नॉर्मल है। 110 टू 125 को हम इम्पेयर्ड यानी कि आप आम जबान में बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। वो नॉर्मल तो नहीं है लेकिन वो रिस्क पे आ गया। वो बिल्कुल सही है। 126 या उससे ज़्यादा अगर आ गई है तो इसका मतलब है कि वो डायबिटिक है। अगर सिम्टम्स मौजूद हैं तो एक रीडिंग काफ़ी है, अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर उसको दूसरी रीडिंग से कंफर्म करते हैं। लहरा साहब, वुड यू एग्री प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर? क्योंकि एक दफ़ा अगर आप डायबिटीज़ अगर आपको हो जाए देन इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल, एंड देयर इज़ नो क्योर फॉर इट, इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। बिल्कुल सही है। सो आई थिंक बेस्ट यही है फॉर पीपल जितने अवेयर होंगे ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स। कई लोगों को पता नहीं होता कि उनको सिम्टम्स ऑलरेडी डेमोंस्ट्रेट हो रहे हैं एंड दे नीड टू गो एंड हैव अ ब्लड टेस्ट। सो ऑब्वियसली जितना जल्दी कराएंगे एंड आइदर रूल आउट कि उनको नहीं है, और इफ दे आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक to then go to a doctor and go towards management. Sanofi के plans हैं to take this nationwide अपने campaigns को या कुछ awareness बिल्कुल, हमारी campaigns already nationwide हैं and awareness पे हम बेशुमार काम करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे घर आने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। टाइम हमारे पास इतना ही था। हमारी थोड़ी सी कोशिश थी कि बेसिक्स को समझा जाए। एक बार फिर ये ज़रूर कहूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपना ख्याल रखें, बी अवेयर ऑफ़ योर बॉडी, बी अवेयर ऑफ़ योर रिक्वायरमेंट्स, अवेयर ऑफ़ योर हेल्थ कंडीशन, क्योंकि ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। अर्ली इंटरवेंशन से आप बहुत चीज़ें पकड़ सकते हैं, और अगर आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, डॉक्टर से राब्ते में रहे हैं, तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे आप भी, आपकी फैमिली भी, आपके बच्चे भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इट्स नेवर टू लेट जैसे हम कहते हैं। तो अपनी डाइट को अगर आज ही इम्प्रूव करना चाहें तो थोड़े चॉइसेस हैं। एक चीज़ से शुरू कर लें आज भी। टुडे इज़ अ गुड डे। कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देना है मैंने, या शुगर को कम कर देना है, या कुछ ऐसी चीज़, एक चीज़ बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। खुदा हाफिज़।